अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। एक बार फिर से आपके सामने अशफाक इसाक सत्ती हाजिर है और आज का दिन ही ऐसा था, बल्कि आज की रात ही ऐसी थी और आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला ही ऐसा था कि उसके ऊपर आपसे बात करना बहुत ज़रूरी थी। अभी आपसे कुछ देर पहले तक मोहसिन नकवी साहब, जो कि एक बड़ी मारूफ मीडिया की शख्सियत हैं, एक टीवी चैनल का नेटवर्क है, उसके मालिक हैं। वो पंजाब के केयर टेकर सीएम के तौर पर सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका नाम फाइनल कर दिया गया है। अच्छा, इसमें बात हो रही है आर्टिकल 224 ए की कि उसके अंदर किस तरीके से कंसेंसस ज़रूरी है, और अगर कंसेंसस हुकूमत और अपोजिशन में ना हो पाए तो फिर उसके अंदर होता ये है कि फिर नाम भेजे जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला करता है। अच्छा, जो नाम दिए गए थे उसमें इनकी पीटीआई की जानिब से जो नाम थे वो थे, एक तो नासिर खोसा साहब का नाम था, उसके बाद नाम था सुखैरा साहब का, और फिर तीसरा नाम जो है वो नवीद अकरम चीमा साहब का था। अपोजिशन की जानिब से जो नाम दिए गए थे वो एक अहद चीमा साहब का था, जो कि बड़ा अताब का शिकार रहे, मुसलसल उनको गिरफ़्तार रखा गया, फिर उनको रिहा किया गया। और दूसरा नाम था मोहसिन नकवी साहब का। अब अहद चीमा, आप ये देखें कि आखिर में उनको जिस तरह से बरी करना पड़ा हुकूमत को और नैब को, उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं मिल सका, लेकिन जितना उनको रगड़ा लगाया गया और जिस तरीके से उनको सहुबतों का शिकार रखा गया, तो ज़ाहिर है कि वो किसी तरीके से भी नाम इम्प्रेशन ये जा रहा था कि वो उनके हक़ में नहीं होता। और जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे थे कि भाई एक है जरदारी का फ्रंट मैन, यानी कि मोहसिन नकवी की जानिब इशारा कर रहे थे, और दूसरे का उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन था, तो ये नाम उन्हें कबूल नहीं थे। अब पीटीआई के नामों में क्या मसला था? नासिर खोसा साहब ने माजरत कर ली कि जी मैंने नहीं करना, मुझसे पूछा नहीं था। फिर सुखैरा साहब का मसला है जी कि वो सरकारी अहदे पर हैं, सरकारी एहलकार थे, और 2 साल से पहले कानून ये कहता है कि आप नहीं कोई ओहदा संभाल सकते। फिर आ जाते हैं नवीद अकरम चीमा साहब, उनकी दोहरी शहरियत का मामला है, और उस पर कहा तो ये जाता है कि जी ऐसा मतलब ज़ाहिर है कि एमपीए नहीं बन सकते, एमएनए नहीं बन सकते, इस तरह से कुछ नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ये मानना ये है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में या लेट सपोज़ कि आप रियासत बरतानिया से वफ़ादारी का, या मलका बरतानिया या शाह बरतानिया से वफ़ादारी का हल्फ़ उठाते हैं, तो आप किस तरीके से रियासत पाकिस्तान या किसी सूबे के आप वज़ीर आला बन सकते हैं? ज़ाहिर है कि ये या 1857 तो है नहीं, या ये 1947 से पहले का एरा तो है नहीं कि दोनों मामलात चल सकते हों। तो अब ये है कि किसी एक साइड पे होना ज़रूरी है। तो ऐसे में फिर जो ऑप्शन रह गया था वो मोहसिन नकवी साहब का था। अब मोहसिन नकवी साहब का मामला क्या है, उसके ऊपर वो मामला लेके आए हैं अब तहरीक इंसाफ के लोग, कि एक तो जनाब जरदारी साहब से बड़ा इनका याराना है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का तो पीटीआई के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। और अगर बात की जाए उनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो तो नून लीग के दौर में भी और पीटीआई के दौर में भी ज़ेर आताब रहे। तो इट डज़न्ट मेक सेंस। दूसरी जहाँ पर बात आ जाती है, जो कि बात इंपॉर्टेंट है, वो है हारिस स्टील मिल्स का मामला, कि जिसके अंदर इन्होंने नैब में प्ले बार्गेन की दरख्वास्त दी थी, और उसके तहत उन्होंने 35 लाख रुपए वापस किए थे नैब को। अब प्ले बार्गेन है क्या? प्ले बार्गेन ये है कि उसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले जो भी शख्स एक्यूज्ड होता है करप्शन के मामले पे, तो वो पहले एक्सेप्ट करता है एक तरह से कि हाँ मैं इस जुर्म में मुलव्विस था, मैंने ये काम किया था, जानते या ना जानते हुए, जाने या अनजाने में मुझसे ये काम सरजद हुआ था, यानी कि यू प्लीड गिल्टी। और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि हाँ मैं कसूरवार था, अब मैं ये करता हूँ कि ये जो रकम कौमी ख़जाने से जिसको नुकसान पहुँचा था, उस रकम को मैं वापस करता हूँ। तो उनका मामला ये था कि शेख मोहम्मद अफजल से उन्होंने 35 लाख रुपए लिए थे, और बाद में उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी थी नैब को, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि हाँ जी मुझे नहीं पता था कि वो रकम उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस से ली थी, और मैं अब ये रकम वापस करता हूँ, और मैं ये प्रे करता हूँ कि मेरे जो केस है वो मुझे उससे खुलासी मिल जाएगी। तो बहरहाल खुलासी तो मिल गई, लेकिन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि भाई अगर कोई भी शख्स जो है वो इस तरीके से किसी इस तरह के काम में मुलविस पाया गया हो, तो ना तो वो सूबाई सतह पर कोई ओहदा ले सकता है, ना वफाकी सतह पर कोई ओहदा ले सकता है, ना किसी स्टेट कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन में उसको कोई ओहदा मिल सकता है। तो ये एक जो चीज़ है, और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो आर्टिकल 189(3) के तहत तमाम जो इदारे हैं उन पे बाइंडिंग होते हैं। फिर बाकी ये है कि अगर हाई कोर्ट में लेके जाते हैं तो आर्टिकल 199 मौजूद है, और ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। अब जिस तरह से जल्दी दिखाई गई है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ी फुर्ती दिखाई गई है,
اس سے یہ امپریشن جا رہا ہے کہ اب کیوں پھرتی کس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نام کا اعلان ہوا، ابھی فوراً چٹکی بجاتے حلف بھی اٹھا لیا، تو اب 3 مہینے کا معاملہ ہے. دوسری جانب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید پرولونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس معاملے کو، یعنی کہ وہ الیکشنز کو طول دینا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ انتخابات تاکہ صوبائی اسمبلیوں کے مقررہ وقت پر نہ ہو سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ اعتراض جہاں پر ہوتا ہے وہ تو بنتا ہے. پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا جی. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے تسلیم ہی نہیں کرنا، ہم جائیں گے کورٹ میں. تو اب معاملہ کورٹ میں ہوگا، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ڈیسیجن آتا ہے. I'll keep you posted. Stay tuned for more.